हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट अलीगंज। जैसे कि आप क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें से पार्ट 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें से 7 वीडियो अपलोड करना बाकी रह गया था। तो आज से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू कीजिए और जो भी हम नोट्स में दिखाते हैं उसको अपने कॉपी पे लिखिए, और टॉपिक को समझाते हैं तो उस टाइम समझिए, उस टाइम लिखिए मत। पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा जब वीडियो देखिएगा उस टाइम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा। तो उस टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन। चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन। तो सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे कि ये चिन्ह परिपाटी होता क्या है। चिन्ह का मतलब आपको पता है कि कोई भी चिन्ह होता है, जैसे डॉट होता है, कॉमा होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, ये क्या होता है? चिन्ह होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम लोग दर्पण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दर्पण। तो उसमें आपको बताया गया था कि ऐसे करके दर्पण होता है, एक साइड पेंट किया होता है, बीच में ध्रुव होता है, और ऐसे करके एक बीच में मुख्य अक्ष होता है। तो इसके ऊपर जब कोई दूरी रहेगा तो प्लस लेंगे कि इसके नीचे माइनस लेंगे, दर्पण के पीछे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, दर्पण के आगे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्या लेंगे, कौन सा चिन्ह का उपयोग करेंगे, इसी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी। इसी को क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। तो दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात दर्पण की सभी दूरियां मूल बिंदु से ही मापी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दर्पण है तो आपको पता है दर्पण का मूल बिंदु क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और इसको ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है, जिसको P से सूचित किया जाता है। तो दर्पण की सभी दूरियां इसी बिंदु से मापी जाएगी। जब कभी भी हम दर्पण की दूरी मापेंगे तो इसी बिंदु से मापेंगे। अगला है निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को x अक्ष मानते हैं। तो ये जो गुजरने वाली रेखा होती है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसी को कहते हैं x अक्ष। इसी को क्या कहते हैं? x अक्ष। आपको पता होगा मैथ में ग्राफ होता है ऐसे करके, तो एक ये वाला होता है x अक्ष और एक ये वाला होता है y अक्ष, और जो बीच में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये तो ग्राफ में भी आप जानते होंगे। तो ऐसे वाला रेखा जो है ये मुख्य अक्ष है, इसलिए इसमें जो ऐसे वाला रेखा हो गया ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब है वस्तु दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। अगर ये दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण के वस्तु किधर रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा। वस्तु जब भी रखाएगा तो किधर रखाएगा? बाईं ओर। दर्पण के दाईं ओर नहीं रखाएगा, ठीक है। आगे है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक लिया जाता है। तो अब देखिए, अगर वस्तु इधर रखे हैं तो प्रकाश इधर से जाएगा, तो इधर से दर्पण पर प्रकाश पर पड़ेगा, मतलब दर्पण पर प्रकाश पड़ेगा, तो आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को क्या लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। मतलब अगर ये दर्पण है, इस पर प्रकाश किसी वस्तु का आ रहा है तो आपतित किरण हुआ। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को किस में लिया जाता है? धनात्मक में लिया जाता है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। अगर इस दिशा में हम मापे हैं तो इसको धनात्मक लेंगे, अगर इसके विपरीत लेना होगा, इस साइड का लेना होगा, तो इधर क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। यही तो चिन्ह परिपाटी है। मुख्य अक्ष के ऊपर की गई दूरी को धनात्मक लिया जाता है। अगर ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर हम कभी भी लेंगे तो क्या लेंगे? धनात्मक। इसके ऊपर कोई भी दूरी मापना होगा तो इसको किस में लेंगे? धनात्मक में लेंगे। और अगर नीचे मापना होगा, मुख्य अक्ष के नीचे मापना होगा तो किस में लेंगे? ऋणात्मक में लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दर्पण के सामने या आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव और इसके विपरीत दिशा में नेगेटिव, और मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव लिया जाता है। देखिए इधर चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या है? दर्पण के ध्रुव यानी कि P को मूल बिंदु मानते हैं। ये दर्पण था, इसके ध्रुव जो बिंदु था इसको मूल बिंदु मानते हैं। अर्थात दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? मूल बिंदु से। हम बोले कभी भी दूरी दर्पण का मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे? मूल बिंदु से मापेंगे। निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को x अक्ष लिया जाता है। तो ये जो भी मुख्य अक्ष है इसको क्या लिया जाएगा? x अक्ष। इसलिए एक साइड को x बोल दिया जाता है और दूसरे साइड को x डैश दे दिया जाता है। नाम दे दिए हैं, सिंपल सी।
वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अगर यह दर्पण है तो इधर रखाएगा, बाईं ओर वस्तु रखाएगा। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। देखिए धनात्मक दिया हुआ है। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या है? ऋणात्मक है। अगर ये दर्पण है और यह आपतित किरण है तो इधर क्या लेंगे? धनात्मक। और इसके विपरीत दिशा में क्या लेंगे? ऋणात्मक। ठीक है। अब भाई मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होगा। अगर ये मुख्य अक्ष है, इसका ऊपर हम दूरी मापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक। अगर हम नीचे का दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक। उल्टा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक। अगर ऊपर लेंगे तो धनात्मक, नीचे लेंगे तो ऋणात्मक। अब इसी फोटो में देख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या r है, मतलब C से लेके P तक है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसको क्या कहते हैं ये सब पहले भी हम बता चुके हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य सब कुछ बताया गया है। ध्रुव किसे कहते हैं, सब कुछ बताया गया है। शुरू से लेकर वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ आएगा। तो ये चिन्ह परिपाटी हो गया यहाँ तक। अब दोनों चिन्ह परिपाटी देखेंगे दोनों प्रकार के दर्पण में, एक अवतल दर्पण में भी देखेंगे और उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी, तो दोनों प्रकार के दर्पण में चिन्ह परिपाटी देखेंगे, एक अवतल दर्पण में और दूसरा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं? U से। और वस्तु की दूरी को लिया जाता है ऋणात्मक। किसमें लिया जाता है? ऋणात्मक। इसलिए ये क्या हो जाएगा? -U हो जाएगा। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? छोटी f से। फोकस दूरी को भी ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए इसको किससे सूचित करेंगे? -F से। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं? V से। और इसे भी ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए इसको किससे सूचित करेंगे? -V से। ठीक है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो यदि प्रतिबिंब वास्तविक और क्या हो? उल्टा हो, तब ये सब कंडीशन लागू होता है। अवतल दर्पण में वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है, ये जो भी कंडीशन यहाँ पर लिए गए हैं, ये सब कंडीशन तभी लागू होगा जब वस्तु कहाँ होगा? दर्पण के सामने। वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने हो, जैसे कि ये अगर दर्पण है तो इसके सामने वाली दूरी ली गई है, तब ये कंडीशन लागू होता है कि वस्तु दूरी को ऋणात्मक, फोकस दूरी को भी ऋणात्मक और प्रतिबिंब दूरी को भी ऋणात्मक। लेकिन अगर उत्तल दर्पण में बात करें तो वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है एवं जो पीछे होती है, तो उसमें कैसे लेंगे? तो उसमें लेंगे वस्तु की दूरी को ऋणात्मक, वस्तु की दूरी को ऋणात्मक मतलब -U हो जाएगा। वस्तु की दूरी ऋणात्मक मतलब -U। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखते हैं। वस्तु जब भी रखते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने ही रखते हैं। इसमें देखिए फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है। फोकस दूरी क्या लिया जाता है? धनात्मक। इसमें क्या ले रहे थे? ऋणात्मक। इसमें क्या लेंगे? धनात्मक। क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता पीछे की ओर होता है। हम बताए थे कि अवतल दर्पण में वक्रता आगे की ओर होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता पीछे की ओर होता है। इसलिए फोकस दूरी भी दर्पण के पीछे हो जाएगा। इसमें आगे होता है, इसमें पीछे होता है। प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें धनात्मक लिया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें क्या लिया जाता है? धनात्मक। इसमें क्या ले रहे थे? ऋणात्मक। लेकिन इसमें क्या लेंगे? धनात्मक। यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हो यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो तो ऋणात्मक लेते हैं। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में हम धनात्मक लेंगे, लेकिन यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा तो उस कंडीशन में क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा तो अब हम धनात्मक लेंगे। अगर वास्तविक उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक, अगर आभासी सीधा बनेगा तो धनात्मक लेंगे। तो ये था दर्पण का चिन्ह परिपाटी कि कौन सा चिन्ह हम किसमें कैसे लेंगे, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में। नोट्स से भी देख लीजिए। अवतल दर्पण में वह सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा तब ये कंडीशन लागू होगा। अगर हम उत्तल दर्पण में बात करें तो वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है एवं जो पीछे होती है, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखते हैं। फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा इसमें, और प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेंगे, लेकिन अगर आभासी और सीधा हो तब धनात्मक लेंगे।
इसमें धनात्मक प्रतिबिंब दूरी कब लेंगे? जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो। अगर वास्तविक को उल्टा होगा तो क्या होगा? धनात्मक। लेकिन अगर वास्तविक और उल्टा होगा तो ऋणात्मक, और आभासी और सीधा होगा तो धनात्मक लिया जाता है। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये तो आपको भी पता है कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? आभासी और सीधा। तो उत्तल दर्पण में अगर आभासी और सीधा बनता है तो धनात्मक ही लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कुछ क्या है, दर्पण सूत्र बचा है। ये F बराबर R/2 में संबंध ये आपको बता दिया गया है पहले, ठीक है ना। अब इसके नीचे एक देखिए दर्पण सूत्र दिया हुआ है, इस दर्पण सूत्र को देखिए। दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। 1/F मतलब 1/, फोकस दूरी, बराबर 1/U मतलब 1/, वस्तु की दूरी, प्लस 1/V मतलब 1/, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो यही होता है दर्पण सूत्र। यही क्या होता है? दर्पण सूत्र। अब एक छोटा सा आवर्धन बचा हुआ है। आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। आवर्धन का सिंपल सा मतलब, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि अगर हम दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, इसी को उसका आवर्धन कहते हैं। इसी को उसका क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को छोटी m से सूचित किया जाता है और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई जो भी रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और बटे में क्या कर देंगे? नीचे में जो वस्तु की ऊंचाई होगा उसको। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कितना गुना वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो m बराबर H1/H बराबर -V/U। -V/U मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यही होगा ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की ऊंचाई है तो वस्तु की दूरी। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है? समाप्त। चैप्टर 1 पहला फिजिक्स का समाप्त होता है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम था। अगला चैप्टर शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।